लेकिन इसी दौरान जो है, जो हमारे भाई साहब थे, फिर में एक भाई साहब जो थे, उनके साथ में एक थोड़ा सा एक इंसिडेंट हुआ कि हमारे भाई साहब उस दौरान चल बसे। नमस्कार, लीड लैब में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग हर दिन आपको कई नए नए दिग्गजों से मिलाते रहते हैं, तो हमारे आज के दिग्गज हैं, हमारे जो मेहमान हैं आज के, वो हैं अनिल जाधव जी, जो कि एक शिक्षक के रूप में जो है अब समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक बहुत अच्छे शिक्षक है, एक बहुत अच्छे व्याख्याता है कॉमर्स फील्ड के। आइए हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो अनिल जी, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे जैसे कि हम लोग हमारे हर इंटरव्यूअर से हम लोग पूछते हैं कि चाहे वो कोई भी व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति की शुरुआत होती है उसके जन्म से। तो सर, हम लोग जानना चाहेंगे कि आपके जन्म के विषय में, आपके जो है आपका बचपन किस तरीके से बीता और आपका स्कूलिंग वगैरह कैसा रहा, आपका थोड़ा सा संक्षिप्त में आपके बारे में और आपके परिवार के बारे में हमें जानकारी बताएं। जी सर। सर, मेरा जो है इंट्रोडक्शन, मैं अनिल जाधव। मेरा जो जन्म है सर, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव एकझीरा करके गांव है, वहाँ हुआ है। मेरा जो प्राइमरी का जो एजुकेशन रहा वो एकझीरा में ही रहा है, मिडिल का भी वहीं, और यानी लोकल में ही रहा है पूरा 12 तक का मेरा एजुकेशन। और कॉलेज मैंने बुरहानपुर जो है सेवा सदन कॉलेज से कंप्लीट की, ग्रेजुएशन वहाँ से कंप्लीट मैंने किया। उसके बाद में सर मैं एज ए टीचर इस प्रोफेशन में आ गया हूँ। जी, आपका जो बचपन के बारे में मैं थोड़ा सा जानने के लिए उत्सुक है। जैसे कि आपका बचपन में क्या, आपकी बचपन को लेके आपकी क्या विशेष भूमिका रही है, किस एक सामान्य तरीके से ही बीता या कुछ उसमें कुछ ऐसे कोई रोचक तथ्य? सर, अगर मेरी स्टोरी तो खैर मैं जब खुद भी संक्षिप्त में अगर आप कभी हमारे दर्शकों को बताना चाहें। जी सर, बिल्कुल। मेरा तो जो बचपन है वो एक जिसको बोलना चाहिए कि नॉर्मल फैमिली से ही बीता है। मेरा जन्म एक जिस समय हुआ था, शायद उस टाइम जहाँ तक मुझे समझ है एक नॉर्मल फैमिली हुआ करती थी। लेकिन आगे चलकर सर कुछ समय बाद जो है, जब मैं 11-12 में था, उस समय आकर जो है मेरी फैमिली काफ़ी डिस्टर्ब हुई। उस समय कुछ ऐसे मोमेंट हुए फैमिली के साथ में जहाँ पर मेरी फैमिली का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे आ गया था। यानी उस टाइम स्टार्टिंग में पापा के पास कुछ 4-5 एकड़ की ज़मीन वगैरह हुआ करती थी, और उस दौरान कुछ फैमिली इशूज की वजह से जो है पापा ने वो ज़मीन वगैरह बेच दी। बेचने के बाद में जो है, जो हमारा जो फाइनेंशियली, जो इकोनॉमिकली जो स्टेटस रहा वो काफ़ी नीचे आ गया, काफ़ी लो लेवल पर आ गया। खेती वगैरह बेचने के बाद में जो है जो रिटर्न जो आया था वो काफ़ी कुछ समय तक रहा नहीं, क्योंकि समय और परिस्थितियाँ कुछ ऐसी क्रिएट हो गई कि हमें उसको ज़्यादा टाइम तक वो हमारे पास नहीं टिक पाया, पापा के पास नहीं टिक पाया। लेकिन जब ये मोमेंट हुआ उस समय मुझे कहीं न कहीं वहीं पर ऐसा मालिक का पता नहीं कोई इशारा था। उस समय मुझे खुद को ऐसा लगा कि शायद अब ये जो टाइम पीरियड जो पहले हुआ करता था शायद ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, या जो रिटर्न हमारे पास आया है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, और शायद हो सकता है कि इन फ्यूचर हमारा जो फैमिली जो प्लेटफॉर्म है वो शायद काफ़ी नीचे आ जाए, या ये फाइनेंशियली हम लोग को काफी प्रॉब्लम शायद पहले से आपको ये अंदेशा हो गया था कि हम लोग मालिक का यहाँ से हो सकता है और थोड़ा सा स्थिति बिगड़ सकती है। जी बिल्कुल। जब मैं 12th में था, 12th की एग्जाम मेरी यहाँ पर बुरहानपुर में चल रही थी, और उसी दौरान पापा ने ये कदम उठाया था, और जब मैं रिटर्न गया तब ये सब चीजें मुझे पता चली थी।
लेकिन मालिक का ये रहा कि मुझे वो अंदेशा हुआ और तभी मैंने डिसाइड करा कि अब मुझे जो है कहीं न कहीं अपने पैरों पर खड़े होने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये जो रिटर्न आया है ये कुछ ज़्यादा समय तक हमारे साथ में नहीं रहेगा और शायद कुछ सालों बाद वो परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाएगी जहाँ पर ही मेरी फैमिली को मुझसे कहीं न कहीं उम्मीदें रहेगी। जी, कहीं न कहीं मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना उस जी। समय पड़ेगा। तो जी, सर मुझे अगर आप लग उचित लगे तो अगर आप कभी हमारे दर्शकों को खुलकर अगर बताना चाहें, वो क्या स्थिति निर्मित हुई है? क्या आपने मतलब ऐसे आपके जीवन में ऐसा कोई संघर्ष देखा है जो ऐसी क्या ऐसा मोमेंट रहा है जिसमें कि आप काफ़ी हताश हुए हो, विवश हो गए हो? जिससे काफ़ी आपको लोग डिस्टर्ब हुए जैसा आपने बताया हमें पता चला आपके बारे में? जी सर, क्योंकि जैसा हमने बताया कि ये सब चीज़ें होने के बाद में जब पीछे बैकग्राउंड फाइनेंशियली हम लोग काफ़ी वीक हो चुके थे और मुझे लगा कि और मैं जो है जब उस समय जब अंदेशा हुआ तो मुझे लगा कि अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में मैं अपने पैरों पर खड़े होने पर ज़्यादा फ़ोकस करने लग गया, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, मुझे लगा कि अभी मुझे समय रहते जो है अपने पैरों पे खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि आगे मुझे वो समय नहीं मिल पाएगा। तो सर मैं जो है इस प्रोफ़ेशन में आया और इस प्रोफ़ेशन में मुझे शुरू से इस प्रोफ़ेशन की बहुत इज़्ज़त करता था मैं। तो इसीलिए मैं इसी प्रोफ़ेशन को मैंने चुना और इस प्रोफ़ेशन में बड़ी शिद्दत के साथ काम करने लग गया। मैं सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग करी, एक हमारे मित्र थे जो कि पंधाना से थे और उन्हीं के बुलाने पर मैं वहाँ गया था और 1 साल मैंने वहाँ टीचिंग करी और साथ में कोचिंग वगैरह भी हम लोगों ने की थी। और उस कोचिंग वगैरह का जो भी कुछ रिटर्न आया था, जब हम लोगों ने आपस में जो भी उसका शेयर करने की जब बात की तो शायद जो हमारे साथ जो मित्र थे उनको वो चीज़ नहीं समझ में आई और उन्होंने सब चीज़ों के लिए मना कर दिया। तो फिर मैं हताश होके रिटर्न आया। रिटर्न आने के बाद जब मैं बोदरली में रहा, बोदरली एक प्लेस है, वहाँ पर आकर मैंने अपना कोचिंग वगैरह छोटा-सा इंस्टीट्यूशन मैंने चालू किया। स्कूल साइड में पोपनार करके एक स्कूल है, वहाँ जी। सरदार पटेल स्कूल करके वो जॉइन करी। ₹2200 की जॉब मैंने सर वहाँ जॉइन की और इसी दौरान जो था 2-4-5 साल वहाँ पर मैंने बिताए। उसके बाद मालिक के ऊपर जैसे कहते हैं कि भई अगर कोई काम शिद्दत से करो तो मालिक वाल भी जो है जी, वो अपना आशीष हमको देता है। तो धीरे-धीरे मैं तो अपनी मेहनत कर रहा था। धीरे-धीरे 4-5 साल वहाँ मैंने बिताया। उस दौरान फिर मुझे ऑक्सफोर्ड से ऑफ़र आया। मैंने ऑक्सफोर्ड जो है स्कूल जॉइन करी, वहाँ पर मेरा इंक्रीमेंट हुआ। अच्छा खासा मुझे वहाँ पर जो है सैलरी वगैरह प्रोवाइड करने होने लग गया। फिर मैं वहाँ से जो है उसके बाद मैं जो है पंधाना एक स्कूल जो कृष्णा अकेडमी करके है, वहाँ पर मुझे बुलाया गया था तो मैं वहाँ गया। वहाँ पर फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। वहाँ अच्छी खासी सैलरी, मुझे एक सर्टिफ़ाइड सैलरी वहाँ पर मुझे मिलने लगी। लेकिन इसी दौरान जो हैं, जो हमारे भाई साहब थे, फिर मैं एक स भाई साहब जो थे उनके साथ में एक थोड़ा-सा एक इंसिडेंट हुआ कि हमारे भाई साहब उस दौरान चल बसे। तो वो मोमेंट मुझे बहुत याद दिलाता है अपने बड़े भाई साहब की, क्योंकि वो मोमेंट ऐसा था कि हमारे बड़े भाई साहब जो थे, थोड़ा-सा ड्रिंक वगैरह करने का उनको जी, हैबिट था और शायद मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं नफ़रत अगर आज भी अगर करता हूँ, तो मैं उसी चीज़ से करता हूँ और वही एक चीज़ थी जो मेरे बड़े भाई साहब और हमारे बीच में एक दूरियाँ बनाए रखती थी। लेकिन जो भी था, बड़े भाई साहब थे, तो ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी ताकत है मेरे पीछे। मैं जी, कोई भी काम करता था बड़ी ताकत के साथ में, पूरी पावर के साथ में काम करता था, क्योंकि पीछे मुझे मेरे बड़े भाई साहब दिखते थे। बहुत बड़ी पावर दिखती थी। लेकिन कुछ ऐसे कि उस इंसिडेंट के बाद कि जब हमारे भाई साहब जब चले गए, तो उस समय आज या उस समय के बाद जब मुझे लगता है, जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, तो पूरा खाली प्लेटफ़ॉर्म दिखता है।
कोई जो एक सुप्रीम पावर जिसको मैं मानता था, आज वो पावर मेरी खत्म हो गई। जी आज जब कोई भी काम करने जाता हूँ तो हर काम को बड़े सोच समझ के, हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए एक कोई भी काम करो, दूसरे काम को करने से पहले 100 बार सोचता हूँ यार कैसे करूँ, जी करूँ या ना करूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, हर चीज को सोचने के बाद करना पड़ता, बहुत चीजें जी सोचनी बिल्कुल। पड़ती हैं। तो आज वो पावर, आज मुझे याद आता है, आज मेरे बड़े भाई साहब की बहुत याद आती है। क्योंकि जब वो थे, शायद मुझे आज लगता है कि जब वो थे तो हमारे बीच में मैंने एक दूरियां क्रिएट कर रखी थी उनके एक हैबिट की वजह से। और जब आज वो नहीं रहे तो आज लगता है कि आज मैं पूरी तरीके से खत्म हो चुका हूँ। आज जो पावर है, पूरा पावर, मेरा पूरा सपोर्ट खत्म हो चुका है। जी तो आज में हम लोग जब भी कहीं, हमारे जो साथी लोग रहते हैं, जब कहीं ऐसा कुछ डिस्कशन होता है, तो मैं हमेशा अपने साथी लोगों से कहता हूँ कि हमें अपनों की कद्र उन समय रहते कर लेना चाहिए। जब समय था जी भाई के बिल्कुल। साथ में रहने का, बिताने का, शायद मैं नहीं बिता पाया। और उनकी एक हैबिट, जो एक ही बैड हैबिट थी, बाकी दुनिया भर की बहुत अच्छाइयाँ थी जो शायद मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने जी अच्छाइयों की बिल्कुल। तरफ ध्यान नहीं दिया, एक जी बैड हैबिट की तरफ मैंने ध्यान दिया, चलिए। और उनसे दूरियां मैंने बनाई रखी। और हम्म, आज उनके जाने के बाद जो लगता है कि शायद समय रहते मुझे उस चीज की कदर कर लेनी बिल्कुल थी। सर, बहुत काफ़ी दुखद घटना है। बिल्कुल सर। और सर जैसे कि आपने बताया कि जिस बहुत ही तकलीफ़ों को, परेशानियों को जो है फ़ेस करने के बाद आप एक अच्छे शिक्षक की भूमिका के रूप में जो है अपनी सेवाएँ विद्यार्थियों को दे रहे हैं। ऐसा जैसे कि आप एक छोटे से गाँव से आते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि बहुत कम विद्यार्थी जो रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र के, वो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके किसी अच्छे प्रोफ़ेशन में जाते हैं। तो आपके अनुसार एक अच्छा शिक्षक होने के नाते आप जो है इसका कारण क्या मानते हैं? कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र के कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते या बीच में से छोड़ देते हैं? सर एक्चुअली क्या है कि जिस समय जहाँ पर मेरा जो एजुकेशन जिस टाइम में कर रहा था, हुँ। उस टाइम शायद मेरी गांव से जो है वो मैं पहला बच्चा था जो कॉलेज के लिए शायद बाहर निकला था। 12th तक थे जो हमारे कुछ बड़े भाई साहब, कुछ बड़े हमारे गांव हुँ। के जो थे भाई लोग, वो लोग ने कि 12th तक तो कहीं तक किया था, लेकिन कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए थे। शायद मैं पहला स्टूडेंट था। प्रॉब्लम सर वही था कि जैसे उस टाइम स्कूल वगैरह या जो है वो पास में नहीं था, काफी दूर था, डिस्टेंस था। तो ये इन सब चीज़ों के फैमिली जो तो जो पारिवारिक जो समस्याएं थी, पारिवारिक जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो सही नहीं होने की वजह से, क्योंकि गाँव में कहीं न कहीं अपना जीवन यापन करना ही बहुत बड़ी बात होती है। शायद इनके चलते जो है उस टाइम हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते थे। सर एक्चुअली मैंने गाँव में ये देखा है कि बच्चे, जैसे हम लोग देखते हैं कि काफ़ी बच्चे जो है आगे एजुकेशन नहीं कर पाते। मैंने अपने लेवल पर एज ए टीचर सर मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि एक तो हम लोग जनरली देखते हैं कि कुछ फैमिली ऐसी होती है जो अपने बच्चों को आगे का जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है। साथ ही इस वजह से वो हायर एजुकेशन अपने बच्चों को नहीं करवा पाते हैं। साथ ही साथ सर मैंने ये भी देखा है कि कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जो अपनी फैमिली बैकग्राउंड को भली भांति जानते हैं, समझते हैं, अपने पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तो ऐसे कुछ बच्चे भी मैंने देखे हैं जो चाहते हुए भी एजुकेशन में, यानी आगे हायर एजुकेशन या आगे एजुकेशन करने के बजाय अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पसंद कर लेते हैं, या वो अपनी फैमिली को जो है कहीं न कहीं सपोर्ट करने की तरफ ध्यान देते हैं। शायद इस वजह से वो कुछ बच्चे भी आगे एजुकेशन नहीं कर पाते हैं। जी। सर जैसे कि आपने हमें बताया है कि एक टीचर्स की जो भूमिका रहती है, कहीं न कहीं सर एक स्कूल में छोटे बच्चे भी होते हैं और बड़े बच्चे भी होते हैं। तो आप जो है एक उच्च क्लासेस को, हायर क्लासेस को पढ़ाने वाले एक टीचर हैं। तो छोटे बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है या बड़े बच्चों को पढ़ाना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है? जी सर, बड़े बच्चे, ये तो मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपने पूछ लिया। बड़े बच्चों को तो मैं पढ़ाता ही हूँ सर।
बड़े बच्चे जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि खुद मैच्योर होते हैं, उनको हम लोग बस एक गाइड करने का काम होता है और बच्चे अपने आप से, मतलब काफी बच्चे जो हैं वो खुद कर लेते हैं। जी बट जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको हमें हर एक चीज को बताना पड़ता है। हमें उनको जमीन से लेकर जो है, हमें हर वो चीज, उठने बैठने से लेकर सारी संस्कार चीजें। तक हर चीजें उनको सिखानी पड़ती है। तो सर मुझे तो लगता है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने का जी काम जो है वो बड़े बच्चों को पढ़ाने से ज्यादा टफ जी होता बिल्कुल है। सर। ये जैसे कि इसी के साथ जैसे कि आप एज अ टीचर आप जो है किन चुनौतियों को जो है आप फेस करते हैं, क्या क्या चुनौतियां आपके सामने जो है पढ़ाते समय आती हैं, और उसको आप कैसे फिर उसको फेस करते हैं उसको। जिस जी, एज अ टीचर मैंने आज तक की अपनी लाइफ में ये देखा है, मेरे साथी बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो भी कई सालों से मुझसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। जब हम लोग टीचिंग करते हैं तो मैं तो यही सोच के क्लास में जाता हूँ कि आज मैं बच्चों को क्या नया दे सकता हूँ। आज हम लोग जो है ट्रेडिशनल अप्रोच पे हम लोग जो पढ़ाते हैं, बस गए क्लास में। आजकल हम लोग बहुत सारे टीचर्स मैंने देखा है अपने साथी जाते हैं, वही रूटीन में वही तरीके से रोज जाके पढ़ाते हैं। लेकिन आज जो है एक मॉडर्न, इसमें मैं देखता हूँ कि हम लोग बच्चा जो है हर दिन एक नया चीज सीखना चाहता है, एक नई चीज देखना चाहता है। तो मैं खुद भी ये कोशिश करता हूँ कि मैं जब हर दिन जब मैं क्लास में जाऊँ तो एक नई तरीके से जाऊँ, जी बच्चे मुझे एक नए रूप में देखे और बच्चों में कहीं न कहीं ये रहे कि आज सर आके हमको कुछ एक नई चीज़ सिखाएँगे। और मैं कोशिश भी यही करता हूँ सर जी। कि हर बार मैं जाऊँ, हर दिन जब मैं क्लास में जाऊँ, ठीक है? तो तो एक कुछ नया नए तरीके से जाऊँ और एक नई चीज़ नए बच्चों अंदाज को से और सिखाऊँ। नई चीजें सिखाएं। तो इससे जी जो होता है बिल्कुल। सर, जहाँ तक हम लोग बोलते हैं कि क्लास का एटमॉस्फेयर बनाए रखना है, अक्सर हायर क्लास में देखा जाता है क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखना। अक्सर हम लोग देखते हैं बड़े बच्चे रहते हैं आपस में गॉसिप करते रहते हैं, कभी कभी कि कुछ बहुत टीचर सारी का चीजें होती कंप्लेन हैं। ऐसे आता है। तो जब हम ऐसी चीजें करें कि एक हर दिन जब हम जाके एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करें, ये कि बच्चों को खुद लगे कि आज सर हमें एक नई चीज सिखाने वाले हैं। जी बिल्कुल। बच्चों में वो कहीं न कहीं जो है, एक बच्चों में एक उत्सुकता होनी चाहिए कि सर का लेक्चर है, सर आएँगे, सर एक नई जी चीज़ हमको सिखाएँगे। बिल्कुल तो मैं सर। अपने टीचरों को भी, जी साथियों को भी यही चीज़ बताना बिल्कुल। चाहूँगा कि जब भी हम कहीं जाएँ, जब भी हम डेली क्लास में जब हम एंट्री करें, तो एक ऐसे मोमेंट के साथ में जाए कि बच्चा हमारा वेट करे और बच्चा कहे कि सर उसको आज लगे हमें कि कुछ कुछ नया नया सीखने को सीखने को मिलेगा। मिलेगा। जी बिल्कुल सर। जी। सर जो है आप जो है अपने इस क्षेत्र में जो है आप किसे अपना एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं, आपके रोल मॉडल, आपके मेंटोर कौन रहे हैं, और आपकी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे। सर कहा जाता है कि गुरु जो है वो सबसे, जिसको हम लोग सबसे बड़ा दर्जा जो दिया जाता है आज एक गुरु को दिया जाता है। मेरे प्राइमरी के जो एक टीचर रहे हैं मिस्टर दिगंबर महाजन सर, शायद मैं उनसे आज भी कांटेक्ट में बहुत कम रहा हूँ, लेकिन मैं उनको अपना आइडियल मानता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी पर्सनालिटी है सर जिन्होंने अपने लाइफ में हमेशा लोगों का भला करने के अलावा शायद शायद कभी किसी का बुरा सोचा हो। और मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो हमेशा कहीं न कहीं दूसरों की भलाई, दूसरों की अच्छाई, दूसरों का कुछ न कुछ अच्छा करने के बारे में सोचते हैं। तो मैं जी उनसे बड़ा इंस्पायर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम तो किसी का इसका अच्छा क्रेडिट आप किसे सोचेंगे। देना चाहेंगे। बिल्कुल सर, मैं तो इस बात के लिए सर, वो आज मैं इस मंच पर बैठे हुए सर के चरण स्पर्श करता हूँ और उन्हीं को मैं अपना आइडल मानता हूँ। क्योंकि सर अगर हम किसी का अच्छा सोचेंगे तो मालिक हमारे बारे में ज़रूर अच्छा सोचेगा। जी मतलब यानी कि बिल्कुल, दिगंबर सर जो है आपके रोल मॉडल भी रहे हैं कहीं बिल्कुल ना सर। कहीं, और आपकी सफलता का जो श्रेय है आप उन्हीं को देना चाहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर। सर एज अ टीचर जो है आप हमारे देश के युवाओं को और हमारे विद्यार्थियों को क्या एक ऐसा संदेश देना चाहेंगे जिससे कि उनके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आ सके। जी सर, एक्चुअली जो मैंने एक भाई साहब का जो एक मोमेंट आपको बताया, तो मैं अपने युवा भाइयों से यही कहना, अक्सर मैं देखता हूँ आज कहीं जगह कि हम लोग जो भाई-भाई जो रहते हैं, ज़रा-ज़रा सी चीज़ों में हम लोगों में क्लैशेस क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन एक भाई वो ताकत होती है सर,
ये दुनिया में सबसे बड़ा जो सपोर्ट होता है, सबसे बड़ी ताकत एक भाई की ताकत होती है। मैं अपने युवा भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई छोटे बड़े कोई भी भाई हो, अगर उनके साथ में हमारा जरा सा अगर कुछ है भी, तो प्लीज़ उसको आप यहीं ख़त्म कर दें और आपस में अपने भाई की गरिमा को, एक भाई की इम्पोर्टेंस को समझें और एक अच्छे से अपना जो है भाई भाई का एक रिलेशन बनाए जी रखें। बिल्कुल सर। और दूसरी चीज़ सर, एज ए टीचर भी यही कहूँगा कि कोई भी टीचर जो है अगर अपने आप में कभी कोई परफेक्ट नहीं होता है। एज ए हम स्टूडेंट को सिखाते हैं, स्टूडेंट को हम हर चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन एज ए टीचर भी हमें कभी सीखने से पीछे नहीं रहना चाहिए हमें। क्योंकि अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम अपने बच्चों को कुछ नया नहीं सिखा पाएंगे, कि हर एक दिन जो है एक नई चीज लेकर आता है। जी बिल्कुल। इसलिए हमें हर एक दिन से खुद को नया सीखना है और अपने बच्चों को भी एक नई चीज हमें देनी है, ताकि हम जब तक हम अपने बच्चों का डेवलपमेंट तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हम खुद को डेवलप नहीं करेंगे। बिल्कुल सर। और खुद को डेवलप करने के लिए सर लर्निंग सबसे बेस्ट है। तो शायद मैं यही कि खुद को भी सोचता हूँ कि मैं जब तक मेरा लाइफ है तब तक मैं सीखते रहूं और बिल्कुल इसी सर। तरीके से अपने बच्चों को एक अच्छे सिखाते टीचर्स की रहूं। पहचान भी यही है सर। सर मैं आखिरी में आपसे एक ही सवाल करना चाहूँगा कि जैसे कि आपने हमारे सारे सवालों के बहुत ही अच्छे और खूबसूरत अंदाज में जवाब दिए सारे सवालों के। एक आखिरी सवाल सर, आपको हमारे मंच पे आकर कैसा लगा और यहाँ पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा लीड लैब पर? सर लीड लैब के बारे में जो है, ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसे मैं अगर अपने हिसाब से अगर देखता हूँ तो शायद जो है मैंने कभी एक्सेप्टेशन नहीं रखा था या एक्सेप्ट नहीं किया था कि मैं ऐसे किसी मंच पर जाकर जो है अपने बारे में जो है, जो कहीं न कहीं जो हमेशा चाहता था कि मैं ये बातें किसी और के साथ शेयर करूँ, ठीक है, शायद नहीं कर पाता था। और वो जो बातें हैं आज इस मंच के थ्रू मुझे अपनों तक या लोगों तक जहाँ पर मुझे पहुँचाना चाहिए था, शायद मैं आज वो बातें वहाँ तक पहुँचा पा रहा हूँ। तो उसी तरीके से सर जो है आप उन सभी लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो लोग अपनी बातें जो हैं, जो अपनी जो फीलिंग है, ठीक है, जो अपना एक्सपीरियंस है, जो अपना जो तजुर्बा है या जो अपना जो स्ट्रगल है, जो किसी को नहीं बता पा रहे थे, आज वो चीज़ें आप जो है इस मंच के थ्रू जो है वो लोगों को ये मौका दे रहे हैं। सर ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे अनिल जादव जी, जिन्होंने कि आशा करता हूँ कि आपका जो साक्षात्कार है वो हमारे देश के कई युवाओं के लिए जो है एक सार्थक सिद्ध होगा। और आपके ही जो है शब्दों के माध्यम से, जैसे आपने बताया कि अगर आपस में भाईचारा बनाकर रखें और अगर किसी प्रकार का अगर कुछ जो है कोई विपरीत स्थिति भी अगर निर्मित हो जाती है तो उसे जो है इग्नोर करके और एक प्यार से और एक स्नेह भरा जीवन जीने का प्रयास करेंगे, ऐसी सभी से कामना करते हैं। धन्यवाद।